नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे। दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। शीर्ष अदालत की पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत के विस्तृत फैसले का अब इंतजार है। तो दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शीर्ष अदालत की पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत के विस्तृत फैसले का अब इंतजार। एक सप्ताह का समय मिला है। दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें, उन्नाव रेप केस दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। निचली अदालत से सजा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को राहत दी थी। उनकी सजा को सस्पेंड किया था और उनको जमानत दी थी, और अब उनको सशर्त जमानत हालांकि हाईकोर्ट ने दी थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और आने वाले समय में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, अदालत के विस्तृत फैसले का अब इंतजार। तो पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट से मिली राहत अब सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद उनको अब बड़ा झटका लगा है। उनके और उनके परिवार को कहीं ना कहीं बड़ा झटका कहा जा सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सरकार से मांगा गया स्पष्ट जवाब। पीठ ने कहा है कि इस मामले पर स्पष्टीकरण जरूरी है। 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। तो अरावली मामले पर लगातार विरोध के बाद अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है पिछले फैसले पर। अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीठ ने कहा है कि इस मामले में स्पष्टीकरण जरूरी है। 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। खनन मामले को लेकर पीठ ने कहा इस मामले में स्पष्टीकरण जरूरी। तो सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के बाद लगातार इस मामले पर विरोध देखने को मिला है। पक्ष और विशेषकर पर्यावरणविद और कई संगठनों ने विरोध किया। हालांकि राजस्थान में यह नियम विशेष जो परिभाषा है वो पहले से ही लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्य जहां पर अरावली की पहाड़ियां आती है उनके लिए भी यही नियम लागू किया, जिसके बाद अब परिभाषा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने खनन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि इस पर स्पष्टीकरण जरूरी। पीठ ने कहा कि इस मामले में स्पष्टीकरण जरूरी है। आपको बता दें कि 21 जनवरी को अगली सुनवाई है। अब कोर्ट के विस्तृत फैसले का इंतजार। तो अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।
और इस बीच सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां गौचर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसान दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और देश के कृषि मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, विपणन के अनेक अवसर प्रदान हो रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारे निर्णयों से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, विपक्षी दल भी परेशान है, क्योंकि जितना हम आज देश और प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको हमारी आलोचना करने के लिए कोई सच्चे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी किसान भाई बहनों से आह्वान करना चाहता हूं कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकार की जन कल्याणकारी योजना का अधिकतम लाभ उठाए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। इस बीच एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ से अहम खबर है। प्रतापगढ़ एनकाउंटर में घायल दुष्कर्म के आरोपी के फरार होने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्पेशल पुलिस टीम ने फरार चल रहे दुष्कर्म आरोपी जावेद को नगर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। 4 दिन पूर्व जावेद पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से हुआ था घायल, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान वह पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हुआ था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने एक दारोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। स्पेशल पुलिस टीम प्रभारी अर्जुन सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने पुलिस की सक्रियता और सख्ती को फिर साबित कर दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लूट, हत्या और डकैती सहित 2 दर्जन से अधिक मामलों में वांछित चल रहे बावरिया गिरोह के दो बदमाशों से आज पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें, दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से लाखों रुपए से अधिक कीमत के सोने चांदी के आभूषण और देसी तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिनौली थाना पुलिस को बरनावा के जंगल में बदमाशों के होने की सूचना मिली थी। सूचना पर बागपत की बिनौली थाना पुलिस ने बरनावा क्षेत्र के जंगल को चारों ओर से घेर लिया और बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना बिनौली के बरनावा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ में 2 वांछित अभियुक्त, जिन पर 25-25 हजार का इनाम था, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम क्रमशः प्रदीप बावरिया और मोन्टू बावरिया है। अभियुक्त प्रदीप बावरिया के दाहिने पांव में गोली लगी है और आवश्यक उपचार के लिए इसको प्रारंभिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। इस अभियुक्त पर हत्या, लूट, डकैती इत्यादि के कुल 21 मुकदमे हैं और ये अन्य जगहों से भी वांछित था। थाना बिनौली पुलिस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में नए साल के लिए ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज वृंदावन के प्रबंधक प्रशासन ने सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध किया है कि मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ के दबाव एवं होने वाली असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक यदि संभव हो तो वृंदावन आने से परहेज करें। यदि अति आवश्यक होने पर ही यात्रा कार्यक्रम बनाएं।
खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां खेल स्पर्धा विजेताओं को पुरस्कृत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। स्वयं देखा है कुश्ती की प्रतियोगिता फाइनल में शुभम यादव और अनुराग यादव के बीच में कितनी जोर कुश्ती थी। यानी इस भीषण शीतलहरी में कुश्ती वहां हो रही, पसीना रवि किशन को यहां मंच पे हो रहा था। ऐसे ही कबड्डी प्रतियोगिता में मैं देख रहा था, उस स्टेडियम और नीना थापा के बीच में कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ये खेल कूद ही है जो सम और विषम परिस्थितियों में मना है, हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से चुराने में भी जिसकी बड़ी भूमिका होती है। और उसी भूमिका के कारण आप सोचो, ये हजारों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब बच्चे बैठे हैं। भीषण शीतलहरी को देखते हुए हमने पहली तारीख तक स्कूल बंद कर दिया, लेकिन मैं जब इन बच्चों का उत्साह देख रहा था यहाँ पे, तो ये उत्साह ये बन रहा था कि देखो खेलकूद ने सारी ठंड को दूर कर दिया है। आप बताओ, सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है कार्यक्रम में, जाते क्या हो घर से बाहर? नहीं निकलते। संजय निषाद भी नहीं निकलते। और तो दोनों की जोड़ी आज मिल गई, कहीं खाने पे मिले होंगे तो वहीं से दोनों साथ साथ चले आए। लेकिन यहां आकर के उनकी ठंड भी आपकी खेल प्रतियोगिता को देख करके गायब हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगली बार से ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेल की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे उपनगर नगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर इस पूरी प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे। और उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को फिर बड़े समारोह में उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। ऐसे ही गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने कहा, ये जनवरी प्रथम सप्ताह में प्रतियोगिता होगी जिसमें कला की अलग अलग विधाओं के बारे में, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इन सब की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और 11 से 13 जनवरी को जब गोरखपुर महोत्सव के आयोजन होंगे, तो मुख्य महोत्सव के कार्यक्रम में जो प्रतिभागी
सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे गायन, वादन, नृत्य, नाट्य में, उन्हें वहां पर सम्मानित करने का काम भी गोरखपुर महोत्सव के उस आयोजन में करेंगे। बहनों और भाइयों, आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी हो, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब के लिए पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखें लगा करके देखती है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी खेल की प्रतियोगिताओं में इन प्रतिस्पर्धाओं की एक नई मांग और एक नई प्रतिस्पर्धा यहां पर खड़ी हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। देखिए, ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है, कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है। बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेलीपार के पास वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर बड़ा स्टेडियम बने। मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो गया है और वहां पर बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी वहां पर चल रहा है। हर कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, यह भी तैयारी है। और अभी मैं एक दिन गोरखपुर महानगर के सभी संस्थाओं के साथ बैठने वाला हूं और मैं सबको बोलूंगा कि वे एक एक खेल को गोद ले, हर संस्था एक एक खेल को, कुछ सहयोग करे, कुछ सरकार करेगी। वहां पर अच्छे कोचेज रखे जाएंगे, बच्चों को खेल के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, आगे बढ़ेंगे। और जब हमारा युवा खेलेगा तभी देश खिलेगा और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। क्योंकि जीवन के जितने भी सफलताओं का मार्ग है वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है और स्वस्थ शरीर खेलकूद और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये कार्यक्रम यहां पर इतनी भव्यता के साथ, इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद भी यहां पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रतिभागी सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर आयोजन से जुड़े हुए जो भी हमारे जिला प्रशासन और अन्य खेल विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रतिभागी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने स्थान बनाया है उनको बधाई और जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है उन सब के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में वक्त एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने एक बार फिर जनजीवन को अस्त व्यस्त
कर दिया है। मौसम का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर देखने को मिला है। ट्रेनों के निरस्त होने और घंटों से देरी से चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं टिकट रद्द होने से रेलवे को भी रोजाना राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से कोहरा गहराने के कारण ट्रेनों की लेट लती भी बढ़ गई है। खास तौर पर रात और सुबह चलने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित है। इटावा जंक्शन पर प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और वेटिंग रूम में यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ठंड के बीच घंटों इंतजार से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। महानंदा एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त कर दी गई। वहीं 30 से अधिक ट्रेनें 1 से 10 घंटे तक की देरी पर पहुंची हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद सोनभद्र के विकासखंड कर्मा के धौरहरा स्थित श्री राम पैलेस परिसर में हिंदू सम्मेलन हुआ है। मुख्य वक्ता ब्रजेश सिंह ने कहा कि जब जब हम असंगठित हुए हैं तब तब आपस में बढ़ गए हैं। आज परिस्थितियों के मुताबिक परिवार और देश को विघटित होने से बचाने के लिए हम सबको एक साथ बैठकर विचार करना चाहिए। संघ का कहना है कि आगे बढ़ने के लिए आपसी भेदभाव को भूलकर समरसता का भाव रखते हुए सभी हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नागेश्वर देव पांडे ने कहा कि हिंदू समाज को संगठित करना ही संघ का उद्देश्य है। सभी लोग भारत माता के सपूत हैं। जब भारत सशक्त होगा तो पूरे देश का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो, ऐसे समाज की स्थापना करना हमारा मुख्य कार्य है। संपूर्ण हिंदू समाज को जाति, मत, पंथ, भाषा और भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर संगठित और सशक्त संघ का प्रमुख उद्देश्य निर्माण करना सशक्त संघ का उद्देश्य है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। जनपद ललितपुर में ललितपुर 2025 पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक की रणनीति से बड़े रसूखदार अपराधियों को जेल भेजने का काम किया गया है। अपराधों पर नियंत्रण को लेकर सूक्ष्म जांच एवं टीम का सही दिशा निर्देशन अपराधियों को पकड़ने में कारगर साबित हुआ है। चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा हड़पने वालों को जेल भेजने का काम किया गया है। तो वहीं लूट एवं हत्या जैसे मामलों में ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर अपराधियों में दहशत फैलाकर अपराधों पर ब्रेक लगाने का कार्य हुआ है। वहीं साइबर फ्रॉड में कई अपराधियों को पकड़कर लोगों को पैसा भी वापस कराया गया है।
2025 में अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम में क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? देखिए, जनपद में जो शातिर अपराधी हैं, जो अपराध से अर्जित करके जो भी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई थी, जिसमें अभी तक 18 अभियोग पंजीकृत किया गया है, 80 अभियुक्तों के खिलाफ, और इनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। और इनकी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, वह लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो है उसको कुर्क किया गया है। और यह कार्रवाई जो है आगे भी लगातार इनके खिलाफ लगातार जारी रहेगी। सर, इसी तरह आबकारी अधिनियम के तहत में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। ललितपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक द्वारा बीते वर्ष में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण को लेकर कई प्रभावी कार्रवाई की हैं। इस क्रम में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 18 अभियुक्त पंजीकृत कर 67 अभियुक्तों को जेल भेजने का काम किया है। वहीं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 1030 अभियोग में 1040 अभियुक्तों को भी जेल भेजा गया है। वहीं इनामी अभियुक्तों की बात करें तो लगभग 20,000 के इनामी अभियुक्त जिन पर 31 हैं और 50,000 के इनामी अभियुक्त की संख्या 3 है, जिन्हें जेल भेजने का काम पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया है। एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यहां 732 अभियोग पंजीकृत कर पैरवी कर 1113 अभियुक्तों को यहां जेल भेजने का काम किया है। वहीं 45 लाख अर्थदंड भी इन लोगों पर लाया गया है। इससे हम कह सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा जो भी रणनीति अपनाई गई, उससे कई अपराधियों को जेल भेजने का काम किया गया है। ललितपुर से के न्यूज के लिए शैलेंद्र जैन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हाथरस के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे 93 पर गांव जरैया मोड़ के पास रोडवेज बस और डीपीएस स्कूल बस के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। इस हादसे में स्कूल बस के चालक कालवेंद्र, परिचालक रोहदान सिंह और रोडवेज बस में सवार 65 वर्षीय वृद्ध महिला संतोषी गंभीर रूप से घायल हुई। घटना के समय रोडवेज बस सवारियां लेकर अलीगढ़ से आगरा जा रही थी, जबकि स्कूल बस सासनी से अलीगढ़ की ओर बढ़ रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए तत्काल शासनीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और बाधित हुए यातायात को सुचारू करवाया। आप कहाँ क्या चला गाड़ी चला, कौन सी गाड़ी में थे? ये डीपीएस स्कूल की गाड़ी में थे। मैं कंडक्टर हूँ गाड़ी का। क्या हुआ था? आगे से रोड आए थे, हम सासनी से अलीगढ़ जा रहे थे। अच्छा। तो उस रोडवेज बस के आगे वो आई थी मोटरसाइकिल। अच्छा। तो उन्होंने साइड से बचाने के लिए वो इधर को घुस दी, हम इधर से हाथरस से आ रहे थे। ये इनकी 65 की एज होगी। हम जा रहे गमी में नगोला से आगरा। रोडवेज में सवार थे आप? हैं? रोडवेज में क्या हुआ था? सीट के पीछे बैठे थे। क्या हुआ था? हुआ ये था, मैं आगे भी देख रहा था, तो रोडवेज तो ऐसी 40 की स्पीड में, 40-45 की स्पीड में इनकी बस स्कूल वाली जी ओवरटेक कर रहे थे। अच्छा। हाँ, अब वो बीच उतार था तो उसके बराबर मोटरसाइकिल आया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरिया जिले के अजीतमल ब्लॉक की बेरी धनकर पंचायत से बड़ा घोटाला सामने आया है। इंडिया मार्का हैंडपंप योजना में लाखों रुपए की फर्जी निकासी का आरोप है। कागजों में नई बोरिंग दिखाई गई, लेकिन जमीन पर एक भी नया हैंडपंप नहीं मिला है। कागजों में दर्ज है नई बोरिंग है, लेकिन हकीकत में पुराने नल ही मौजूद हैं। ग्रामीणों के नाम पर भुगतान, मरम्मत और स्थापना सिर्फ फाइलों में दर्ज की गई है। लाखों रुपए की फर्जी निकासी का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य सिर्फ कागजों में हुए हैं। सवाल पूछने पर पंचायत सचिव गवेंद्र सिंह का जवाब सामने आता है। वो कहते हैं संडे को बात नहीं करता। प्रधान प्रतिनिधि राहुल गोलमोल जवाब देकर मौके से फरार हो गया। अब सवाल उठता है कि जांच होगी या फिर लीपापोती। बेरी धनकर पंचायत का ये मामला प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों को राहत कब मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बोरिंग कब हुई थी?
अरे करीब 8 दिन हो चुके हैं। अच्छा, अभी मशीन काहे नहीं बंधी है? मशीन? हाँ, मशीन अभी तो बंदी नहीं, अभी बनेगी। अच्छा, अभी नहीं अभी बंधी है। रिवोर नहीं बाबू, तो बाद में बैठो नहीं बाबू, पानी नहीं निकलो। कैप्टी आई नहीं ना, कैप्टी तो नहीं हुई अभी, कैप्टी नहीं हुई ना। किसी ने सुनवाई नहीं करी, न प्रधान से कही, उन्होंने नहीं सुनवाई करी, तो हमने अपने शादी आती हमारी दौरानी लड़की तो हमने दवाई जम। अच्छा, तो आपने इसमें समर डलवा ली? हाँ, अपने पैसे से। अपने पैसे। कितना लगभग खर्चा आया था? हाँ? कितना खर्चा आया था लगभग? तो 8-10 हजार को। अच्छा, कुल मिला के या अपने पैसे से काम कराया? शादी आती बाद में खेतन गई आती में जी। बेहू है। गांव कौन सा है आपका? अच्छा, मनरेगा काम कोई चल रहा गांव में? कहीं नहीं चल रहा है। तो ये हाजिरी जो चढ़ाई जाती है, इसका क्या है पूरा मामला? ये इकट्ठे कर लेते कहीं कहीं पर और इकट्ठे फोटो खींच के डाल देते हैं जी। काम नहीं अभी फिलहाल चल रहा है? काम कहीं नहीं चल रहा है। अच्छा, आपके दरवाजे, ये हिमांशु के दरवाजे के नाम से पैसा उठाया गया है, क्या कोई सरकारी नल लगा अभी है? नहीं, कहूँ नहीं लगू। कहीं नहीं लगा? गड्ढा खोदो है, लगी है। हैं? गड्ढा खोदो है जी। गड्ढा खोदा गया है अब, लेकिन पैसा तो उठा लिया गया है, क्या 1000 रुपए? पता नहीं कौन न उठाए लोग जो। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन एक अभिनव पहल करने जा रहा है। जिलाधिकारी शबिन बंसल के नेतृत्व में शहर में 13 सीटर आधुनिक मिनी ईवी शटल बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एडॉर्न एजेंसी के साथ MOU साइन किया। इस योजना के प्रथम चरण में 5 इलेक्ट्रिक मिनी बसें खरीदी जाएंगी। ये सेवा मुख्य रूप से परेड ग्राउंड और तिब्बती मार्केट स्थित ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग से संचालित होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले लोगों को शहर के प्रमुख बाजारों तक आसानी से पहुंचाना है। जो लोग अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करेंगे उनके लिए ये शटल सेवा पूर्णतः निःशुल्क होगी, जबकि सामान्य यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया निर्धारित किया जाए। ये बसें पलटन बाजार, राजपुर रोड और सचिवालय रूट सहित लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी, जिसमें 10 प्रमुख ड्रॉप और पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चार्जिंग स्टेशन और बस स्टॉपेज का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये कदम न केवल शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा, बल्कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में भी देहरादून को नई पहचान देगा। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा से आए 2 युवकों एंजेल चकमा और माइकल चकमा पर नस्ली हमला हुआ है। हमलावरों ने नशे में धुत होकर उनकी शक्ल सूरत को लेकर नस्ली गालियां दी और चाकू से हमला किया। एंजेल चकमा 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए मौत का शिकार हो गया, जबकि माइकल चकमा घायल है। और इस घटना में 5 आरोपियों अविनाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवाश, आयुष बदोनी और सुमित को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना के विरोध में उत्तर पूर्वी छात्रों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन देहरादून ने सभी उत्तर पूर्वी संघों और यूनियन के सहयोग से एंजल चकमा की याद में कैंडल मार्च का आयोजन किया।
बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां त्रिपुरा के एक छात्र की पैरेमेसी पिटाई के बाद मौत से पूरे राज्य को झकझोर दिया है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले के नंदानगर निवासी छात्र एंजल जखमा पर कुछ युवकों ने हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बीते दिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देवभूमि में इस तरह की अराजकता और हिंसा कतई स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस हत्या में शामिल है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग हैं, जिन्हें नियमानुसार बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मामले का एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। खबर देहरादून से, जहां भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार रिवर्स पलायन को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इस दिशा में लगातार नीतियां बनाकर उन पर प्रभावी ढंग से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर दिखाई देने लगे। जोशी ने बताया कि रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा कार्य किया गया है। इससे रोजगार के लिए अवसर सृजित हो रहे हैं और होम स्टे जैसी योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार रिवर्स पलायन के प्रति गंभीर है और हमने कई कार्यक्रम भी यहाँ पर संचालित किए हैं रिवर्स पलायन के लिए। शीतकालीन पर्यटन को हमने बढ़ावा देने का काम किया है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का भी काम किया है। रोजगार के संसाधनों को जुटाने का काम किया है। होम स्टे प्रणाली को प्रोत्साहित करने का काम किया है और जितने भी लोग बाहर से यहाँ रिवर्स पलायन कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछियाड़ महोत्सव 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा कालाढूंगी कोटाबाग क्षेत्र में 114 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी एक अनूठा प्रयास है जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शिक्षा और ज्ञान का उजाला पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय उत्पादों, लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वह क्षेत्र के विकास को नई दिशा, नई गति देंगी और आम जनजीवन को के जीवन को अधिक सुगम व सुखमय बनाएंगे। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज
114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में राजकीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और भर्ती प्रक्रियाओं में आ रही बाधाओं को दूर करना था। बैठक में राज्य के शिक्षा ढांचे को नई ऊर्जा देने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्देश सहायक अध्यापक भर्ती को दिया गया है। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाते हुए आगामी 12 जनवरी 2026 को पूरे प्रदेश में एक साथ काउंसलिंग आयोजित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में भी तेजी लाने का जोर दिया है। इस वर्चुअल बैठक में विद्यालय शिक्षा महानिदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सहित सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी शामिल रहे। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास बड़ा हादसा हुआ है। कार्यक्रम के बाद बचा फेंके गए खाने को खाने से भेड़ों की मौत की खबर सामने आई। कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना पार्किंग में फेंका गया था और उस खाने को खाने से भेड़ों की मौत हुई है। कार्यक्रम के बाद बचा खाना पार्किंग क्षेत्र में फेंका गया। 100 से ज्यादा भेड़ों की इस खाने को खाने से मौत से हड़कंप मच गया है। घटना से गरीब पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। तो लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास बड़ा हादसा हुआ है। कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना पार्किंग में फेंका गया था और इस फेंके गए खाने को खाने से 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हुई है और इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत से हड़कंप मच गया है। सौ से ज्यादा भेड़ों की मौत से हड़कंप मच गया है। घटना से गरीब भेड़ पालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से, जहां जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए 27 बच्चों को शनिवार को इंटेंसिव केयर सेंटर से विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाया है। जिला प्रशासन द्वारा अब तक भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं कूड़ा बीनने में संलिप्त 267 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। साधु राम इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विधायक खजान दास एवं जिलाधिकारी सबिन बंसल ने इंटेंसिव केयर सेंटर में रखे 27 बच्चों को स्टेशनरी एवं स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान कर विद्यालयों में प्रवेश दिलाया है। इन 27 बच्चों में से 10 बच्चों का दाखिला प्राथमिक विद्यालय परेड ग्राउंड में तथा 17 बच्चों का दाखिला साधु राम इंटर कॉलेज में कराया गया, जबकि 127 बच्चों का पूर्व में ही दाखिला कराया जा चुका है। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने कहा कि समाज में अनेक ऐसे परिवार हैं जो किसी कारणवश मुख्यधारा से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ऐसे वंचित परिवारों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हों, बच्चों की पढ़ाई को पूरा करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा है कि विभिन्न माध्यमों से हमारे डिपार्टमेंट से, इमरजेंसी सर्विसेज से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे कि वो हार्ट ऑफ द सिटी में है और उससे जो हमारी आकस्मिक सेवाएं हैं या हमारे पैदल आवागमन है, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, हमारी मेडिकल सर्विसेज, उसको वो बाधित हो रही थी और उसी क्रम में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के संस्तुति के आधार पर यह निर्णय लिया गया। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख